वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका अध्याय 16 अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। आप रोज़मर्रा की घटनाओं जाने, सामान्य ज्ञान बढ़ाने तथा मन बहलाने के लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ते होंगे। इसमें हम लेखों, कहानियों, अखबारों, कार्टूनों आदि को पढ़ने और देखने से कोई नई जानकारियाँ मिलती है और आनंद प्राप्त होता है। पत्र पत्रिकाओं में कई स्तंभ होते हैं, कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी। स्थायी रूप से प्रकाशित होने वाला एक स्तंभ संपादक की, जिसमें किसी समसामाजिक विषय या घटना पर गंभीर टिप्पणी की जाती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय बनाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन आवश्यक है। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, संपादकीय तथा तात्पर्य स्पष्ट कर सकेंगे। साहित्य: हिंदी और प्रोजन मूलक हिंदी में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। संपादकीय के तत्वों, विषय वस्तु, समसामाजिकता, विवेचनात्मकता, दृष्टिकोण, भाषा शैली तथा उद्देश्य के आधार पर अनपढ़ बनाए रखने की साजिश संपादकीय की विवेचना कर सकेंगे। पाठ के आधार पर ये स्पष्ट कर सकेंगे कि किस प्रकार आम लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का पाठ्य यंत्र चलाया जा रहा है। मानव के विकास में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कर सकेंगे। संपादकीय और समाचार में अंतर बता सकेंगे। क्रियाकलाप: ऊपर के चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह महिला क्या पुस्तक को इसलिए वापस कर रही है क्योंकि वह 100 रुपये की कीमत से ज़्यादा है? क्या पुस्तकों की कीमत इसलिए ऊंची है क्योंकि कागज़ों के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं? कागज़ के दाम कम रहने से क्या पुस्तकें सस्ती मिलेगी? क्या आप समझते हैं कि पुस्तक का मूल्य कम होता तो क्या महिला पुस्तक को वापस शेल्फ में रखने की बजाय उसे खरीद लेती? आज के किसी हिंदी के अखबार में छपा संपादकीय पढ़िए। पढ़े हुए संपादकीय पर आधारित जांच 5 वाक्य यहाँ लिखिए। मूल पाठ: अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जिस देश में पहली या कहे एकमात्र आवश्यकता साक्षरता और शिक्षा है, वहाँ ऐसी दृष्टिहीनता या तो मूर्खता के कारण है या फिर धूलता के कारण हो सकती है कि जिस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आतंक और वर्चस्व को रोकने की आवाज़ उठाई जा रही है, उन्हीं की गहरी पड़ी हमारी सारी आर्थिक और राष्ट्रीय नीतियों को तय कर रही है। क्योंकि जन चीज़ों पर छूट दी गई है, पर वह सभी तो बाहर से आती है। कहीं ऐसी तो नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जिन रियासतों और दरिया दिली के साथ भीतर तक घुसकर कंप्यूटर युग ला रहे हैं, उन्होंने हमारे कर्णधारों को ही सबसे पहले रोबोट या मशीन मानवों में बदल डाला है। ये तो साफ ही है कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर के क्षेत्र में पुर्जे सब बाहर आयात होंगे और भारतीय उद्योगपति सिर्फ उन्हें जोड़ेगा। केसों अपना ठप्पा लगाओ और बेच दो। ना किसी अनुसंधान की ज़रूरत है, ना विकास की। उगते हुए उद्योग के लिए टक कितना आत्मघाती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले 10 सालों उसे प्रोपजीवी ही बनाकर रहना है, यानी वह मूलक उद्योगपति नहीं, व्यापारी के स्तर पर पटक दिए गए हैं और बाहरी माल के लिए सिर्फ विक्लीयरिंग एजेंटों के साथ
में काम करेंगे। सारे रास्ते को टीवी, वीडियो और कंप्यूटर चमकदारों का दर्शन बनाए रखने और दूसरी तरफ पढ़ने लिखने की चीज़ों को महंगा या अनुपलब्ध कराते चले जाने के पीछे एक बाकायदा सूचित योजना है। जनता का ध्यान शोषण से हटाने रखने या शोषण को ज़्यादा सिद्ध करने के लिए समाप्तवाद धार्मिक अनुष्ठानों, कीर्तनों और देवी जागरणों का सहारा लेता है। आज के ये आधुनिक संपादन सारे देश को दूरदर्शन केंद्रों के बढ़ते हुए जाल में बांधकर अपने चेहरे, वचन या घटिया मनोरंजन पिला रहे हैं। वे आदमी को सोचने समझने का कोई मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी माध्यम है। इसलिए हर समय या तो नेता मंत्रियों के जिंदा दिलचस्पी भाषण देखिए या फिर कुल्हे और कमर लचकाते चित्रहार निगाहिए। उच्च मध्यवर्गीय लोग कैसे शाही खेल खेलते हैं, इन कपड़ों के लश्कारे लेते, सूट टाई पहनते हैं, कौन कौन से पर्याय किन कप गिलासों और किस अदा से पीते हैं, किन जानटे लेती गाड़ियों और हवाई जहाज़ों में यात्रा करते हैं, किन होटलों या पर्वत रमन स्थलियों के किलोले करते रहेगा। और देवलोक के ये प्राणी उसमें हमेशा एक दूसरी ओर दशरथ का भाव जगाते रहेंगे। काश ये जीवन हमारा भी हो सकता। विज्ञापनों के सारे एक विशेष जीवन प्रवृत्ति हमारे सोच और सपनों को नियंत्रित करने लगे है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हसरत ही भ्रष्टाचार की पहली कोपन है, क्योंकि सही तरीकों से तो वह इसमें से एक ब्रीफकेस तक नहीं खरीद सकता। अफीम खिलाने के पांडे यंत्र का यह सिर्फ एक पहलू है। दूसरा मार्ग ज़्यादा गहरी है। आदमी को अपने दिए सपनों और अंधविश्वासों में ढाले रखना, सोच विचार, संस्कृत साहित्य, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी विचारों से काटे रहना, क्योंकि वह वहाँ से उखाड़ कर ही तो उसे आप अपने बनाए गड्ढे में घेर कर पहुँचाएंगे। पर्दे के पीछे घिनौनी चालों या देखती सच्चाई को गहराई से जांचने की दिशा में लौटाने के सारे रास्ते पहले बंद कराने होंगे। सोचने समझने, अपनी स्थिति का विश्लेषण करने या शतरंज के ऊंचे खिलाड़ियों की चालबाजियों को पकड़ने की कामना करना खतरनाक है। हर गलत में जनता को इस खतरे में बचा कर रखना होगा। खतरा यानी स्वतंत्र निर्भीक सोच। सारी मानव सभ्यता को जिस दो आविष्कारों ने आमूल-चूल बदल डाला था, उसमें एक था बंदूकी हथियार और दूसरा कागज़ यानी ज्ञान विज्ञान का लिखित दस्तावेज। पत्र पत्रिकाएं बड़े उद्योगपति के हाथों में है। उन्हें पर्याय बंदिया बना दिया गया है। वह वही सब कह रही है जो सरकार अपने माध्यमों से चाहती है। दूरदर्शन का वह कागजी संस्करण है, स्वतंत्र है। सिर्फ किताबें, इसलिए सारे सरकारी माध्यम व्यावसायिक पत्रिका किताबें को पालतू अप्रासंगिक उपलब्ध कराने में जो जी जान से जुटे हैं। संसार माध्यमों के किसी भी कोने में किताब नहीं है। संसार हर गैर जरूरी चीज़ को सब्सिडाइज कर सकती है, चाहे तो उसे रियायती मूल्य पर सुलभ करा सकती है, ना कागज़ के मूल्य में कोई कटौती कराएगी, ना डाक खर्च में कोई छूट देगी। 150 पन्ने की पुस्तक मूल्य 30 और 33 रुपये, डाक खर्च 5 या 7 रुपये। कैसे मजाक है कि लेखकों को समान पुरस्कार सब है, मगर किस चीज़ ने उन्हें लेखक बनाया है। उन किताबों के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है।
शिक्षा और संस्कृति के बजट किस तेज़ी से घटाया गया है, ये देखकर धक्का लगता है। इसके पीछे सिर्फ 3 ही कारण हो सकते हैं। या तो सरकार प्रस्त पत्रिका किताब को निहित ही पहलू चीज़ समझती है जिसकी चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर उनका ख्याल है कि ये शराब और होटलों जैसे कोई नशा है कि आदमी झक मारकर बीवी बच्चों का पेट काटकर अथवा ब्लैकमेलिंग को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें खरीदेगा, या फिर हथियारों की तरह ही यह कोई घातक और विस्फोट चीज़ है जिसे जनता से दूर रखना है। उन्हें बताने वाले उपकरणों की कीमतें अंधाधुंध बढ़ाकर या अन्य सुविधाएं समाप्त करके सीधे हमला कर ना तो अनपढ़ होना माना जाएगा। और मुझे असली कारण यही लगता है अभी 2-3 दशक पहले कि हमारे नेताओं में दूसरी दुनिया के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी रहे हैं, पढ़ने और लिखने वाले लोग, राधाकृष्ण राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव के, एम मुंशी जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने दुनिया के ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति के साथ अपना मानसिक विकास किया था और जिनके पास देश के आदमी को लेकर अपना सपना विजड़ था। आज ना तो व्यक्तित्व की वह ऊंचाई रह गई है, न वैसा नैतिक संकल्प। आम आदमी को विचार, साहित्य, संस्कृति अर्थात पुस्तक नाम की इस पालतू सी चीज़ की ज़रूरत क्यों है? कुछ वाक्य है जो अपने पहले वारों से सुनते रहे हैं, इस रट्ठू तोते की तरह उन्हें इस दोहरा देते हैं। भीतरी लगाव और सरोकार जब संस्कारों में ही नहीं है तो फिर व्यवहार में कहाँ से आएगा? आज जैसा माहौल हो गया है उसमें किताब की बात करना सचमुच बहुत फालतू, अप्रासंगिक और हिस्सेसमद सा लगने लगा है। लगता है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। मगर इस सच्चाई को हम कैसे नज़रअंदाज कर दें कि दुनिया के सशक्ततम राष्ट्र वे ही है जिनके लिए किताबों से जुड़े लोग सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस बनना समृद्धि तो अरब के सिक्कों से ज़्यादा किसके पास है? वहाँ क्यों हम संस्कृति दरिद्रता की बात करते हैं? लगता है हम भी अब उसी विसंस्कृतिक वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं, नंगे, भूखे, अशिक्षित और जड़, लेकिन दूरदर्शनों, कारों और कंप्यूटरों के सामने लाइनें लगाए दुनिया भर में नोबेल पुरस्कार का इतना शोर शराबा ना होता तो हमें इस कंप्यूटर होड़ में ढाल देने वालों को शायद यह अंतर करना भी मुश्किल था कि गार्सिया मार्केज और दिएगो गार्सिया में कौन सी द्वीप है और कौन सा आदमी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जो किताबें दिखाई देती हैं उन लेखकों की जगह अर्थर हेली, मेलिस लुडलुम, फ्लेमिंग, ब्लेस्ट रॉबिन्स जैसे कुछ नाम छपे होते हैं। रेंस, सेलेंस, सत्र, लक्स्तोए, हाँ, माँ और नाना कभी कभी ऐसा कुछ नाम लिया तो करते थे। गांधी कुछ लिखता भी था क्या? ऑटो नंबरों ने अपनी फिल्म में उसे लिखते हुए तो नहीं दिखाया। बलहार पढ़ना बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे आदमी को सोचने, समझने और कुछ करने की बीमारी लगती है। ये पुराने बूढ़े शिक्षा, साक्षरता, जागरूकता, अनुसंधान या पता नहीं क्या क्या आइला बाइला वाली योजनाएं छोड़ गए हैं।
अब ना तो उन्हें बंद किया जा सकता है, ना ही चलाया रखा जा सकता है। सस्ता सिर्फ यही बचा है कि उसका सत्यानाश कर दिया जाए। कैसे खूबसूरत मजाक है कि हर तरफ नारा है साक्षरता और शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा को नौकरी के साथ नहीं ज्ञान के साथ जोड़ो। दूसरी तरफ साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान के सारे साधन सुविधा समाप्त कर दो। कागज और रहस्यी छपाई के दामों को आसमान में पहुंचा दो। इसमें आसानी से यह है कि उनको सामग्री वही दी जा सकेगी जो सरकार चाहेगी। खुद पढ़ना गुनना चाहो तो स्लेट पट्टी और भोजपत्र। दुनिया के सारे अनपढ़ तानाशाहों ने सबसे पहले या तो पुस्तकालय चलाए या किताबों को कुचला है। देखा कैसी एहतियात से हमें 21वीं सदी में ले जाया जा रहा है। जिन्हें हमें साक्षर और शिक्षित किया है उनकी पहुंच में पढ़ने की सामग्री क्या है? क्या कभी किसी ने देखने की कोशिश की है? उनमें सामने बिछी है चिकनी चमकदार रंगीन पत्रिकाएं, पॉकेट बुक, और उन सब में लगातार परोसा जा रहा है हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटमार, सांप्रदायिकता, हिंसा और रतबीज जहर, भ्रष्टाचार और घूसफरेब के खोजपूर्ण भंडाफोड़ा, ब्लू फिल्मों की मुद्रिका संस्करण। लगता है जैसे हम चारों तरफ चल रही एक स्टंट फिल्म के बीचों बीच बैठे हैं, यानी हर समय या तो यही सब निगलाते हैं या फिर दिखाते हैं। सारी प्रचार कर दूरदर्शन सपने प्रोजित इंद्रलोक, अश्लील और बयानी फिल्में, देवी जागरण, लटिया, जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें इन्हीं सब के वीडियो चालू कर देते हैं। इसी लुक्सलूप वातावरण में हम और हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है। चिंतन पुस्तक या जिंदगी के किसी भी रचनात्मक और पॉजिटिव पक्ष या मूल्य को देखने पकने का अवसर कहाँ है? जो बचे भी है वो आपा आधी में धकेल कर नियंत्रण पीछे कर दिए जा रहे हैं। हमारे नायक और समाज सेवक संगल, गिरोहबाज, गुंडा, चमत्कारी बाबा और सर्वव्यापक भगवान की तरह हर जगह पहुंच जाने और हर संभव कर डालने वाले सुपरमैन, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सतियों और तांत्रिकों का सर्वशक्तिमान नरबली और बहुदेहन हमारे विकृत और सैडिस्टपन को हल्की सनस्टाइट ही देते हैं। हमें फुर्सत भी कहाँ दी जा रही है कि सारे आर्थिक ढांचे और मानसिक माहौल को खरीद लेने वालों के चेहरे देख सके। हर आदमी एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। बीच के संवाद को तोड़कर व्यक्ति को माध्यम मीडिया की कील दिया गया है और हमने मान लिया है जिन्हें इस सब को लेकर कुछ करना है वे कोई दूसरे ही लोग हैं, कम से कम हम नहीं। अपने ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कुछ विशेष लोगों की ज़िंदगी से शिक्षा यानी किताब को एकदम बाहर निकाल कर उन्हें सेवा धर्म सिखाया था। धर्म आदमी को ज्ञान देती है, किताब विचार देकर उसका दिमाग खराब करती है। किताब उसे अपने भीतर उतार कर अपनी स्थिति और नियति से साकार कराती है। किताब उसे अपने और भविष्य देती है। किताब ही है जो स्वतंत्र नहीं, जिसे जाहिर मूर्ख, परतंत्र और निर्बल बनाकर रखना है। उसके हाथ में किताब नहीं दी जाएगी, इसे जितनी फुर्सत नहीं दी जाएगी कि कुछ पढ़े या आपस में संवाद स्थापित करें। किताब या तो ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल दी जाएगी या फिर इतनी दुर्लभ और पिलपिली कर दी जाएगी कि
उसके होने ना होने से फ़र्क ना पड़े। कागज़, छपाई, डाक खर्च के हथियारों से उसका एक एक पंख काट डाला जाएगा, ताकि सीताहरण के पवित्र अभियान में यह जटू बाधा बनकर ना खड़ा हो। हिटलर ने जब फ्रांस पर अधिकार किया तो उसने अपनी फ़ौजों को 2 ही आदेश दिए थे: बैंक डी फ्रांस, गालीमार प्रकाशन गृह को अपने कब्जे में ले लो, या खुदा, ये प्रोजित नमूदा हमें कहाँ ले जा रहे हैं। राजेंद्र यादव, कोड़े की बात, हंस, अक्टूबर 1986। आइए समझाएं। विद्यार्थियों, अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। पाठ पढ़ाने से पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि प्रोजन मूलक हिंदी क्या है। और दोस्तों, अपने एक था पेड़ एक था ठूठ, 2 कलाकार, कुटुच, क्रोध आदि पाठ पढ़े जो साहित्यिक हिंदी में लिखे गए हैं। साहित्यिक हिंदी से तात्पर्य है वह हिंदी जो साहित्य की विधित विधाओं के लेखन में प्रयोग की जाती है। आप जानते ही हैं, साहित्य के अंतर्गत गद्य या गद्य समाहित होता है, और गद्य में कथा, साहित्य, उपन्यास, कहानी तथा अन्य विधित विधाएँ, निबंध, रेखाकृत, स्मरण डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा विधित, शास्त्रागार आदि आते हैं। अपनी अन्य पुस्तकों में ज्येष्ठ निबंध पढ़े हैं। आपने क्रोध और कुटुच, चिंतापरक निबंध या पड़िया और गिटिया व्यंग निबंध। साहित्यकार मोहन राकेश के आखिरी चट्टान एक यात्रा विधित है, और मन्नू भंडारी की रचना 2 कलाकार कहानी है। साहित्यिक हिंदी में शैलीगत विशेषता होती है, मुहावरेदार भाषा होती है, और सुकृत, लोककृत, पाद्य आदि का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे उसमें ललित भी होता है, जिसे पढ़कर मानव को सीखने को बाध्य होता है। यह ना समझ ले कि साहित्यिक हिंदी से बिल्कुल भिन्न हिंदी प्रोजन मूलक हिंदी होती है, बल्कि यह वह हिंदी है जिसका उपयोग हम सरकारी पत्राचार, संक्षेपण, संपादकीय, बैंक की गतिविधियों के निपटान के लिए कामकाजी हिंदी के रूप में करते हैं। प्रोजन मूलक हिंदी के मुख्य रूप से 6 क्षेत्र देखे जा सकते हैं। तकनीकी भाषा वह इंजीनियरिंग, विज्ञान, शास्त्र और चिकित्सा आदि के क्षेत्र में उपयुक्त भाषा और विशेष शब्दावली का रूप है। कार्यालयीय भाषा, सरकारी कामकाज या प्रशासन में उपयुक्त होने वाला भाषा रूप। वाणिज्य भाषा, ये वाणिज्य बैंक के मीडियो में उपयुक्त भाषा का रूप है। जनसंचारी भाषा, पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन और विज्ञापनों में उपयुक्त भाषा। सामाजिक, इसका प्रयोग समाज कार्यकर्ताओं करते हैं। साहित्यिक भाषा, इसका प्रयोग काव्य, नाटक, साहित्य, शास्त्र आदि की भाषा में होता है। यह आप ऊपर पढ़ आए हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विशेष रूप से किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में अनेक उपक्षेत्र होते हैं जिनकी भाषा कुछ भिन्न होती है। जैसे कार्यालय में लेखा विभाग की भाषा में लेखा संबंधी शब्द अधिक होते हैं। इसी प्रकार पत्रिका में समाचार, विज्ञापन, फीचर, संपादकीय आदि अनेक उपक्षेत्र होते हैं जिसमें उपयुक्त भाषा के रूप में अंतर होता है। यहाँ सुप्रसिद्ध संपादक राजेश यादव का ही संपादकीय अनपढ़ बनाए रखने की साजिश उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें देश की विविध समस्याओं को उभारा गया है। इसी प्रकार 26वें पाठ में आखिरी चिट्ठा शिक्षक से आप गद्य के नवीन विद्या यात्रा विधित पढ़ेंगे। इस पाठ का विश्लेषण पढ़ने से पहले आप यह जान लें कि संपादकीय किसे कहते हैं। संपादकीय से तात्पर्य
आप जब अखबार उठाते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र उसके पहले पृष्ठ यानी मुख्य पृष्ठ पर जाती है, जिस पर उस दिन के महत्वपूर्ण ताज़ा समाचार छपे होते हैं। मुख्य पृष्ठ पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि उस दिन की बड़ी खबरें क्या-क्या हैं। इसके बाद आप अपनी रुचि के अनुसार खेलों, व्यापार, स्थानीय घटनाओं आदि की खबरों के लिए पृष्ठ पलटते हैं। अखबार के बीच के हिस्से में आपने एक पृष्ठ ऐसा देखा होगा जिस पर खबरें नहीं बल्कि लेख, संपादकीय टिप्पणियाँ, संवाद के नाम पत्र आदि छपे होते हैं। उसी संपादकीय पृष्ठ के एक हिस्से में उस दिन की मुख्य खबरों या कुछ दिन पहले घटी या निकट भविष्य में घटने वाली घटना पर टिप्पणियाँ छपी होती है। इसे संपादकीय कहा जाता है। साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक पत्रिकाओं में भी संपादकीय लिखने की परंपरा है। संपादकीय स्पष्ट प्रस्ताव में अखबार का सबसे गंभीर और चिंतन प्रधान भाग होता है। संपादकीय को किसी पात्र या पत्रिका का दर्पण कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। इसे पढ़कर पत्र की नीति तथा विभिन्न समस्या विषयों और घटनाओं पर उसके दृष्टिकोण का पता चल जाता है। संपादकीय अधिकतर पत्र पत्रिका के संपादक द्वारा ही लिखा जाता है, परंतु अब यह प्रथा खत्म होती जा रही है। संपादक के पास अन्य नए जिम्मेदारियां होने तथा विषयों की बढ़ती हुई भिन्नता के कारण हमेशा ऐसा संभव नहीं रहता। इसलिए अखबार के वरिष्ठ संपादकों से उनकी विशेषताओं के अनुरूप संपादकीय लेख या टिप्पणियाँ लिखाई जाती है, परंतु मासिक पत्रिकाओं, विशेषकर साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादकीय लेख या टिप्पणियाँ स्वयं संपादक द्वारा लिखी जाती है। यह टिप्पणियाँ प्रायः सामायिक विषय से संबंधित घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया के रूप में होती है। उदाहरण के लिए फिल्मी पत्रकार में फिल्मी विषयों पर संपादकीय लिखा जाता है, तो विज्ञान संबंधित पत्रिका में वैज्ञानिक विषयों पर संपादकीय लिखा जाए। परंतु कई बार ऐसी घटना भी हो जाती है जिस पर सब प्रकार के पत्र पत्रिकाएं अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं। चंद्रमा तक मनुष्य का पहुंचना, सुनामी का आना या अकाल महामारी अथवा तूफान आदि के लाखों के मरने जैसे मानवीय घटना सब तरह के पात्रों के संपादकीय का विषय बन सकती है। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश शीर्षक से प्रकाशित यह संपादकीय दिल्ली से छपने वाली मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस से लिया गया है। इसे पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव ने लिखा है। हंस साहित्य पत्रिका है और इसके संपादक स्वयं हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अंत उनका शिक्षा, सांस्कृतिकता जैसे विषय पर टिप्पणी करना स्वाभाविक है। इसमें राजेंद्र यादव ने अपनी चुटकुली और व्यंग्यात्मक शैली में यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश में मनोरंजन, ऐशो आराम तथा कंप्यूटर जैसे बड़े बड़े आधुनिक उपकरणों पर तो बेतहाशा खर्च किया जा रहा है, परंतु ज्ञान प्रसार की बुनियादी चीज़ किताब पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसे साम्राज्यों, पूंजीपतियों, नेताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश बताया है। संपादकीय के तत्व। आपने यह जान लिया है कि संपादकीय किसी पत्र पत्रिका की ऐसी गंभीर और चिंतन प्रधान विद्या है जिसमें विश्लेषणपूर्ण शैली में किसी सामाजिक विषय या घटना का संक्षिप्त विवेचन किया जाता है। हम संपादकीय विद्या के मुख्य तत्वों पर विचार करोगे। इन्हीं तत्वों की कसौटी पर किसी संपादकीय के गुण दोषों की पहचान की जा सकती है। संपादकीय के मुख्य तत्व इस प्रकार है: विषय वस्तु, दृष्टिकोण की स्पष्टता, सामाजिकता, भाषा शैली, विवेचनात्मक उद्देश्य। अब आप इन तत्वों की विस्तार से व्याख्या करेंगे और इसके संदर्भ में अनपढ़ बनाए रखने की साजिश पर विचार करेंगे। विषय वस्तु।